थैंक यू जी, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या जनाब, ठीक हो? पहले तो मिठाई का शुक्रिया। माशाल्लाह डब्बा बहुत मजेदार। जी 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 हैं? शुक्रिया मिठाई बहुत लेके बहुत आए। माशाल्लाह। बारी साहब बहुत अच्छे मतलब कि फ्रेंडली गल्लां बातां करने ने ते बहने आ गपशप लाने आ किन्ना रजिस्टर किन्ने दूर पर ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਮਿਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਅਖਲਾਕ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਕੀਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਅਖਲਾਕ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। और दुआ करने हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन्होंने और तरक्की देवे, इज्जत देवे और सेहत तंदुरुस्ती होवे ते बस दुआ ही कर सकते हैं। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ माशाल्लाह सब सारे मसले हल हो गए। जी हाँ बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की इस वाली वीडियो से पहले मैंने वो एक क्लिप जो है वो ऐड किया, उनका शुक्रिया। वो आज स्पेशल मेरे लिए फूल और मिठाई जो थी स्वीट्स वो लेके आए, उनका बहुत शुक्रिया। ऑलवेज़ जो है वो फैमिली जो है बहुत मोहब्बत देती है, बल्कि उनका पूरा ख़ानदान जो है वही मेरे क्लाइंट्स हैं। और ऑलवेज़ जो है अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उनका सारे काम जो है, जो आंटी जी जो हैं उनका ILR इंडेफिनिट और बाकी सारी फैमिली का है मेरे हाथों ही हुआ। और मेरे लिए खुशी की बात भी ये है कि जिस वक्त वो उम्रा पे गई तो वहाँ पे स्पेशली वहाँ पे मुझे वहाँ पे लाइव कॉल करके उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। और बहुत शुक्रिया आपका, चूँकि वो लोग वीडियो पूरे फैमिली देखती है तो उस पूरी फैमिली का जो है बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज मैं कुछ सवालात जो है वो स्पाउस वीज़ा और बाकी जो डिफरेंट इससे रिलेटेड हैं वो मैं आज की इस वीडियो में मैं शामिल करूँगा। इवनिंग व्लॉग है, मैं बाहर खाने के लिए जा रहा हूँ तो मैंने कहा कि चलें आपके साथ भी शेयर करूँगा। सो ये सवाल था कि जी के यूके वीज़ा जो स्पाउस यूके स्पाउस वीज़ा जो है उसकी आजकल कॉस्ट जो है वो कितनी है और कितनी जो है फ़ीसें लग जाती हैं। देखिए जो फ़ीस होती है वो ऑलवेज़ टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। सो इस वजह से जिस वक्त आप एप्लीकेशन फ़ाइल करें उस वक्त आप ज़रा चेक कीजिएगा कि उस वक्त की क्या फ़ीस है। अगर हम आज की बात करते हैं तो इस वक्त राइट नाउ जो है वो इनसाइड कंट्री जब हम स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो उसकी 1258 पाउंड जो है वो इमिग्रेशन की फ़ीस आती है 1258। लेकिन अगर आप प्रायोरिटी के ऊपर करते हैं केस तो 1000 पाउंड जो होती है वो उसकी एक्स्ट्रा जो होती है, जो प्रायोरिटी वाली सर्विस की जो है वो ऐड हो जाती है। और अगर हम आउटसाइड दी कंट्री की बात करते हैं, जो यूके से बाहर किसी और कंट्री से जब हम स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक इस 1846 पाउंड जो है रफली 1850 पाउंड जो होती है वो उसकी फ़ीस आ जाती है जी स्पाउस वीज़ा की। और उसमें भी जो है ये जो प्रायोरिटी की सर्विस जो होती है वो बाहर आउटसाइड कंट्री भी अवेलेबल होती है, वो गालबन 500 पाउंड जो है वो उसकी फ़ीस आ जाती है। और जो IHS के चार्जेस हैं वो 1035 है, 1035 पाउंड जो होते हैं वो पर ईयर के मुताबिक जो है वो चार्ज करते हैं जी 1035 पाउंड जो है। सो वो अब डिपेंड कर रहा होता है कि वो 30 मंथ्स का वीज़ा है। सो उसके मुताबिक उसको कैलकुलेट करके वो रफली 2877 पाउंड्स के करीब जो है वो बन जाते हैं जी। जी दोस्तों, ये थी आज की एक्टिविटीज़ जो ऑफिस की थी। फिर उसके बाद शाम एक खाने का एक इवेंट था, वहाँ पे था। और आज की जो वीडियो है उसको क्लोज़ करने से पहले 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ। उसके ऊपर आगे चूँकि वीकेंड है और उस पर मुझे खासा टाइम भी मिलेगा। और ऑब्वियसली ऑफिस हमारा क्लोज़ होता है, लेकिन जो फ़ोन अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो मैं सैटरडे को भी ले रहा होता हूँ। और जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होते हैं जिनका अगर कोई एमरजेंसी मैटर्स होते हैं तो वो थ्रू ईमेल जो है वो मुझसे राब्ते में होते हैं अक्सर जो है। अदरवाइज़ जो है वो फ़ोन जो क्लाइंट्स के पास होता है वीकेंड के ऊपर एमरजेंसी के हालात में वो भी चल रहा होता है। बहरहाल अगले 2 दिन डिटेल्स में उस टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो ये है जी कि ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 3 जो होता है मेडिकल ग्राउंड
ग्राउंड्स के ऊपर बहुत से लोग जो जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो फिर उनकी एप्लीकेशन की रिफ्यूज़ल आ जाती है, तो फिर वो कहते हैं जी हम ये समझते हैं कि हमारा हेल्थ कंडीशन ऐसी थी तो उसकी रिफ्यूज़ल नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन वो मैंने कुछ दिन पहले भी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जो थी बड़ी तफसील में एक वीडियो की थी, उसमें एक्सप्लेन किया था कि मेडिकल ग्राउंड्स की जो एप्लीकेशन होती है इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन कि कोई बंदा कहे जी मैनू खांसी आ रही है या मैनू कोई जी फलां जो डिप्रेशन में हूँ और मैं मेडिकली तौर पे इल नहीं हूँ। इस तरह का डिप्रेशन हर दूसरे शख्स को है, और क्या ये ट्रीटमेंट जो है ये आपके बैक होम कंट्री में होता है कि नहीं होता, होम ऑफिस उसको बहुत केयरफुली कंसिडर करता है। आर्टिकल 3 के ऊपर भी आगे नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। फिर उसके बाद बहुत से लोगों की जिस वक्त केस की रिफ्यूज़ल जब आती है तो उस रिफ्यूज़ल के ऊपर लिखा जाता है कि यू डू नॉट हैव अ राइट ऑफ अपील जो है, और उसकी रीज़न ये आती है कि योर केस जो है वो सर्टिफाइड एज क्लियरली अनफाउंडेड जो है अंडर सेक्शन 94 ऑफ द नेशनैलिटी इमिग्रेशन एंड असाइलम एक्ट 2002 जो है। ये जो सेक्शन 94 जो है इसके ऊपर जो है मैं आगे ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि 2 दिन जो है वो ऑफ है, तो उसमें जो है मैं ये 3-4 जो बड़े असाइलम के हवाले से और ये जो असाइलम की या बाकी इस तरह की जो FLR की जो रिफ्यूज़ल्स आती हैं और उसके ऊपर मोस्टली जो है ये सेक्शन 94 को जो है यूज़ किया जाता है। सो उसके ऊपर मैं जो है तफसील में जो है वो मैं बात करूँगा, और उसमें जो आ जाता है कि आपका जो केस है क्लियरली अनफाउंडेड जो है कि इसका कोई सिर पैर नहीं लभ्या, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि ना तुहाडे केस का सिर है, ना हैड है, ना कोई टेल है, ना उहदे पैर है। सो इस वास्ते तुहाडा केस की कोई बेस नहीं है। टेक्निकली वो आपको ये नहीं कह रहे होते कि आप झूठे हैं या आपने गलत केस जो है वो फाइल किया है, कोई केस में जान नहीं है। वो एक्चुअली वो उसको लीगल टर्म्स में कह रहे होते हैं कि योर केस जो है वो उसमें फाउंडेड पाया गया है कि उसका हमें कोई ऐसा कोई उसमें कोई जान नहीं है ऐसा जो है। सो उसकी बेस के ऊपर हमने अंडर सेक्शन 94 जो है आपको केस को हमने एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज़ कर दी है। और जब इस तरह की सिचुएशन आती है जो सेक्शन 94 के मुताबिक जब आती है, सो दैट्स मीन कि आपको राइट ऑफ अपील जो है वो नहीं दिया जाता है। सो जब आपको राइट ऑफ अपील नहीं दिया जाता और साथ ही आपको ऑटोमेटिकली वो इमिग्रेशन बेल के ऊपर जब डाल देते हैं, सो दैट्स मीन ये होता है इसका मतलब कि अब आपके पास टेक्निकली तौर पे कोई लीगल राइट बचा नहीं है। या तो आप उसको चैलेंज करना चाहें, इट्स एंटायरली अप टू यू, लेकिन टेक्निकली तौर पे वो आपको कह रहे होते हैं कि जी अब आप कंट्री लीव कर जाएं, चूंकि ना आपको राइट ऑफ अपील है ना आपको किसी तरह का कोई और वो ऑप्शंस दे रहे हैं। सो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वॉलंटियर तौर पे आप अपनी खुशी के साथ अपनी मर्जी के साथ जो है यहाँ कंट्री लीव कर जाएं। अदरवाइज जो है दे हैव अ लीगल राइट कि वो आपको जो है वो डिटेन कर सकते हैं, चाहे वो आपके घर आके आपको डिटेन करें या बाहर से कहीं से भी आपको पकड़ सकते हैं वो। और उसके साथ जो है और बहुत सी रिस्ट्रिक्शन जो है वो लग जाती हैं। अगर किसी के पास परमिशन टू वर्क होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपके पास DVLA होता है तो वो उनको वहाँ से कॉन्टैक्ट DVLA करने के बाद आपका लाइसेंस जो है वो कर्टेल कर सकते हैं और कर देते भी हैं। और बैंक अकाउंट जो है वो भी आजकल जो है बहुत से केसेस में जो है वो उसको भी बंद कर देते हैं। बैंक अकाउंट क्लोज है जी, DVLA क्लोज है, परमिशन टू वर्क जो है वो क्लोज है, शेयर कोड जो है ऑब्वियसली वो सारे के सारे जो है पोर्टल सारे के सारे जो है वो बंद कर दिए जाते हैं जी। और इसमें इसका अल्टीमेट जो है इसमें बहुत से केसेस में इस तरह के मेडिकल ग्राउंड के केसेस में, असाइलम के केसेस में जो है बहुत से लोग जो है मैं पर्टिकुलरली या कोई स्पेशल जिसको कहेंगे हम किसी एक केस का हवाला नहीं हम देंगे कि जी कि अगर आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से, नेपाल से या किसी भी कंट्री से आप हैं और जो मेन मोटी 2-4 स्टोरियाँ जो चल रही होती हैं उसी के ऊपर जो है अक्सर लोग केस जो है वो फाइल कर रहे होते हैं। हम पंजाबियां दी असी वेखिए तो खालिस्तान दियाँ इस तो अलावा 2-4 चीज़ों तो अलावा कोई स्टोरी कोई नहीं होती उन्होंने को। फिर उसके बाद पाकिस्तान की अगर आजकल हम देखें तो एक ही है जी 9 मई का वाक़या, फिर उसके बाद इमरान खान और PTI और ये वो सारा जो है वो ये एक ही पैटर्न जो वो चल रहा है। फिर चंद एक केसेस में जो वो क्रिश्चियनिटी को लेके आ जाते हैं कि जी वो अटैक हुआ दिस एंड दैट जो है वही चीज़ें हैं। नेपाल की भी देखें तो फिर वैसे ही वो डेमोक्रेसी नहीं है जी अब फलां हो गए। सो इस तरह हर कंट्री का जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर जो है वो चीज़ें चला रहे होते हैं, जो कि जिसकी बेस के ऊपर वो आपको जब एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करते हैं तो वो उसको सेक्शन 94 के अंडर ला के
आपका सारे का सारा जो है वो चैप्टर ही क्लोज हो जाता है। सो इसलिए ये ऑलवेज बेस्ट होता है कि जब भी आप लोग इस तरह का कोई भी केस फाइल करें उसकी प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके किया करें। चूँकि मैं ऐसी रिफ्यूज़ल्स जब आती हैं बहुत से केसेस में लोग जो है वो एडवाइस सेशन लिया होता है मुझसे, या जब फाइलें ला के दिखाते हैं, सो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग होता है सम टाइम कि बड़ी बड़ी फर्म्स जो हैं, बड़ी टॉप लेवल की फर्म जो होती हैं, जो बाज़ मतलब मुझे होता है कि जी कि किस तरीके से उन्होंने ये केस फाइल कर दिया, कैसे उन्होंने जो है जस्ट फॉर अपनी फ़ीस जो है वो केस फाइल किया हुआ है। और जबकि मतलब मेरे पास तो क्लाइंट्स या जो भी लोग आते हैं बाज़ मैं तो साफ उनको बता देता हूँ कि भाई ना ਤੁਹਾਡੇ केस का सिर है ते ना पैर है, केस करना है तो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, जहाँ से मर्जी करवा लें। मेरे मुंह ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਕ ਮਲਣੀ है कि जी ये मेरे पे लेबल एक लगाना है कि जी मैं आपका केस फाइल करूं और 6 महीने बाद 8 महीने बाद जो है उसकी मैं रिफ्यूज़ल पकड़ गए तो उसके बाद जहाँ पे आप बैठेंगे मुझे ही गंदा करेंगे कि जी वो फलां वकील ने केस ख़राब करता। सो इसलिए बेटर यही होता है कि आप अपना सत्यानाश करवाने के बाद जो है फिर आके पूछते हैं कि जी कि हुण कोई हल दसो जी, तुसी हल दसो, तुहाडे कोल आए हैं, मैं की हल दसना है जी कि वो हल तो आपने पहले जो था चला लिया। वो पिंडा दे विच हुंदा ना हल चलदा, सो हल तो तुसी पहले ही चला के ते ज़मीन अपनी खराब करवा के आ गए तो हुण अगले बंदे ने की करना हुंदा। सो इसलिए फर्स्ट स्टेज जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, ना कि बिल्कुल तबाही के बाद जो है फिर कहना हल कड्ढो जी, हल कड्ढो, तुसी हल कड्ढना, कोई हल नहीं निकलता होता। सो इसलिए हल वहीं पे निकलता है जिस वक्त आप पहली स्टेज पे होते हैं और प्रॉपर जो है वो लीगल एडवाइस लेके काम कर रहे होते हैं। एनीवेज आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिएगा। फीडबैक लाजमी दिया करें। बहुत से लोग जो हैं बड़ा पॉजिटिव फीडबैक देते हैं और मैं सोचता हूँ कि किसी दिन जो है वो किसी दिन क्या, मैं अक्सर मैं ऐड भी करता हूँ, लेकिन आगे जो है अब 2 डेज़ ऑफ है, सैटरडे संडे वीकेंड, और मैं जो है उसमें आप दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करूँगा। और मौका मिला तो मैं हो सकता है मैं लाइव जो है फिर वो आप के जो सवालात आएंगे मैं उसको लाइव जो है वो भी जवाब दूंगा। कॉल्स तो नहीं लेंगे, कॉल्स का सिलसिला तो एवरी मंडे को होता है। मंडे को 5 o'clock मैं लाइव होता हूँ आपके साथ 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। लेकिन इस वीकेंड पे भी मैं जो है वैसे मैं आपके साथ लाइव हूँगा यूट्यूब पे और टिकटॉक के ऊपर, और जो आपके सवाल स्क्रीन पे चलेंगे उनका मैं जवाब दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू जी, लव यू ऑल।